एक मिनट। ओके जी, तो अभी हम लोग ये पेपर कर रहे थे, सो कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, अभी हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ट्राई करके देखिए। ये हमने कल किया था ना, ये वाला हमने कल कर लिया था। यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना, ये ट्राई करके देखिए। जब तक मैं बैटरी चेंज करता हूँ इसका, माइक का। ओके, तो ये ट्राई कीजिए, बताइए क्या होगा। तो ये पेपर है नवंबर 2022 वाला। कल हमने इसके 4 क्वेश्चन किए थे, मतलब नवंबर 2022 का पेपर है, जिसका पार्ट बी का यूनिट 4 देख रहे हैं हम लोग। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 हमने कल किया था। तो 4 तक कल हुआ था। 5th देखिए, ये कह रहा है एक्स एंड वाई बी इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल। तो यहाँ पे जो है ना, अच्छा ये जो है ना, ये तो नो डाउट क्लास सेव्ड। हम्म एंड इसके जो ऑप्शंस हैं, ठीक है, तो ये ऑप्शंस हैं। CSIR नेट मैथमेटिकल साइंस 2022 नवंबर, अ, इसके पार्ट बी के यूनिट 4 के ये क्वेश्चन नंबर 5 है। राइट, 5 था ना, 4 तक कल किए थे हमने। सो दिस इज 5th क्वेश्चन। हाँ, ठीक है। यूनिट 4 में 12 क्वेश्चन आते हैं, पार्ट बी में यूनिट 4 के 12 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सो उसका ये है। सो आपको कह रहा है एक्स वाई इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है, जहाँ एक्स यूनिफॉर्म थीटा 0, थीटा+3 है। वाई यूनिफॉर्म -θ -5 to 0 है, जहाँ थीटा मोर देन इक्वल टू -3 है।
अब आपसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर ऑफ थीटा बेस्ड ऑन एक्स वाई इज। सो देखिए क्या होना चाहिए। सो एक तो यहाँ पे यूनिफॉर्म जीरो है ना, यूनिफॉर्म है 0, थीटा+3 से। तो थीटा+3 को पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो थीटा मोर देन -3 है। दूसरा ये -3 -5 टू 0 है, इसका मतलब -थीटा -5 को नेगेटिव होना पड़ेगा, तो इसका मतलब थीटा इज़ मोर देन -5। तो इसका कॉमन सॉल्यूशन लोगे तो क्यों इन्होंने सिर्फ एक ही कंडीशन लिखा है, बिकॉज इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा, एक कह रहा है -3 से है ना। सो कॉमन सॉल्यूशन यहाँ पे जैसे होगा -3 -5, एक कह रहा -3 से ज़्यादा, एक कह रहा -5 से ज़्यादा है। सो कॉमन सोल्यूशन क्या होगा, -3 से ज़्यादा। इसीलिए इन्होंने इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर आप लोगे इन दोनों का तो यही आएगा, थीटा मोर देन इक्वल टू -3, इसलिए एक ही कंडीशन दिया है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि एम एल ई ऑफ द एस्टिमेटर ऑफ थीटा, मतलब एम एल ई सॉरी मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर ऑफ थीटा बेस्ड ऑन एक्स वाई इज। तो थीटा का मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर क्या होगा, तो आसान है, बताइए आप लोग सॉल्व करके। क्या करते हैं एम एल ई के लिए, लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है ना। तो यहाँ लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होगा, बेस्ड ऑन एक्स वाई बोल रहा है, एक्स वाई इज लाइक अ रैंडम वेक्टर समझ लो आप। तो यहाँ लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होगा, प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू वाई, है ना। इंडिपेंडेंट पहले दे रखा है, कितना आएगा। सो चेक कीजिए। सो ये यहाँ से पीडीएफ आना है 1/θ+3, और वहाँ से पीडीएफ आना है θ+5, है ना, b-a। तो 1/b-a। अब यहाँ पे क्या होगा, जो x की वैल्यू है वो आएगी 0 to θ+3, y की वैल्यू है y इज बिटवीन -θ -5 to 0। पहले आप लोग ट्राई करके आंसर बताओ, जिन लोगों को जो समझ आ रहा है चैट में बताओ, ये अनम्यूट करके बताओ, ठीक है। तो यहाँ से क्या करोगे आप, क्योंकि लाइक्लीहुड फंक्शन और थीटा का फंक्शन है, सो यू हैव टू थिंक अबाउट थीटा, ठीक है। सो यहाँ पे θ+5 इंटू θ+3, जो भी ये लिख लो, है ना। अब यहाँ से θ+3 जो है मोर देन x है, एंड इधर से माइनस कितना आया, कुछ आ रहा ऑप्शन। तो इसमें क्या करोगे आप, थीटा कॉमन सोल्यूशन निकालोगे, तो यू फाइंड ये एक फंक्शन है, इसका डोमेन निकालना आपको, डोमेन निकालो थीटा का डोमेन क्या होगा। तो यहाँ से देखोगे आप, तो थीटा मोर देन x-3, और यहाँ से देखोगे आप तो थीटा इधर आ जाएगा, तो थीटा इज मोर देन -y-5, ऐसे ही आएगा। सो इसका कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा अब, अच्छा मुझे लग रहा है अलग अलग है ना, ऐसा बोल रहा है। सो व्हाट विल बी कॉमन सॉल्यूशन, और हमें बता रखा है कि थीटा जो है -3 से ज़्यादा है। तो क्या ऑप्शन है, 5+y2x-3 है ना, ये मतलब इस तरह ऑर्डर पेयर है, ठीक है। तो क्या लग रहा है आपके हिसाब से, तो यहाँ ऑप्शन देख के तो यही समझ आ रहा है, ये दोनों देख लो। और इसमें हो क्या रहा है एक्चुअली, ये जो है ना बेस्ड ऑन एक्स वाई इंडिपेंडेंट है, तो अलग अलग मुझे लग रहा है लिख रहा है ना, एक्स पे अलग, वाई मुझे लग रहा है कि अलग एक साथ सोचने की जरूरत नहीं था। यू कैन थिंक ऑफ सेपरेटली फॉर एक्स सेपरेटली फॉर वाई, क्योंकि मेरा ज्वाइंट डेटा की बात कर रहा है ना। सो यू थिंक सेपरेटली ऑन एक्स सेपरेटली ऑन वाई, क्योंकि ये ऑप्शन भी वैसे ही दे रखा है। सो एक काम करो, एक्स डेटा के लिए अलग निकाल लो, वाई डेटा के लिए अलग निकाल लो, तब भी आंसर तो वैसे ही आ जाएगा ना। सो यू राइट दिस, जैसे लाइक्लीहुड फंक्शन आप एक्स के लिए निकालोगे, सो यू विल हैव θ+3, ये एक्स है। वाई के लिए निकालोगे तो 1/θ+5, ठीक है। और यहाँ जो लाइक्लीहुड फंक्शन वो डिक्रीजिंग है थीटा के रेस्पेक्ट में, सो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू थीटा की होगी वो लार्जेस्ट है ना, यू मे टेक इक्वलिटी, देर इज नो प्रॉब्लम, कंटिन्यूस है ना। सो
यहाँ पे तो x-3 और ये आना चाहिए, चेक कर लो आप। सो मेरे हिसाब से ये आना चाहिए। सो मेरे अकॉर्डिंग इस तरह का आंसर आना चाहिए। आप लोग कुछ पॉइंट है तो बताइए। अच्छा, सर वो रेंज नहीं है ना? नहीं रेंज नहीं है, ये अलग अलग बात कर रहा है मुझे लग रहा है। थीटा का रेंज क्या आपको लगता है कुछ ऐसा वेरी करेगा? दोनों में थीटा मोर देन ही आ रहा ना हमारा तो। यस सर। हाँ रेंज तो मुझे लग रहा है रेंज नहीं होना चाहिए ना। रेंज होगा तो ऐसा होना चाहिए मोर देन समथिंग लेस देन समथिंग। आई डोंट थिंक रेंज होगा, क्योंकि रेंज होता तो है ना मोर देन समथिंग लेस देन समथिंग। देख लीजिए कैलकुलेशन चेक कर लीजिए। सो हमने क्या लिखा है, एक्स है ना यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से भी आप सॉल्व करेंगे माइनस थीटा इज लेस देन 5 प्लस वाई। सो थीटा इज मोर देन इक्वल टू, यहाँ भी ऑलरेडी थीटा मोर देन इक्वल टू है। तो मुझे लग रहा है रेंज नहीं, या तो सेपरेटली निकालो एंड देन यू टेल द आंसर, ऐसा कुछ होगा। वैल्यू ऑफ थीटा बेस्ड ऑन दिस। अगर रेंज लिखेंगे तो क्या आएगा, कैन वी, थीटा -3 से भरा है ना। तो देन द एम एल ई ऑफ थीटा बेस्ड ऑन एक्स वाई। सोचो थोड़ा, देखो मुझे तो ऐसा लग रहा है, बट यू थिंक, एक बार अपने हिसाब से ट्राई करके आप लोग बताओ कुछ आप लोग का पॉइंट है तो। कुछ समझ आ रहा है जी आप लोगों को, या क्या कहना चाह रहा है? अच्छा वाई हमारा नेगेटिव है राइट। सो वाई नेगेटिव है, तो माइनस वाई पॉजिटिव हो जाएगा है ना। वाई नेगेटिव है ना यहाँ पे, क्योंकि ये तो वाई इज नेगेटिव। सो माइनस वाई पॉजिटिव है, -y -5, और यहाँ एक्स ऑलरेडी पॉजिटिव है। सो x-3 ठीक है। सो बट सारे ऑप्शन एक जैसे हैं ना, जैसे सेकंड वाले में तो, और एक तो यहाँ मुझे क्यों ऐसा, ये ऑप्शन तो सेम ही लग रहा मुझे, 2 और 4 तो सेम ही लग रहा ना। कुछ डिफरेंस आप लोगों को दिख रहा है? ये क्या लिखा है इन लोगों ने, मुझे लगा तो कुछ एरर दिख रहा है ऐसे तो। ये 1-3 सेम है, 2-4 भी सेम ही दिख रहा है मुझे तो। इज इट? चेक करो भाई, यस सर। है ना। तो 1-3 सेम ही है, 2-4 सेम ही है, क्या दिक्कत, कुछ तो गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, या तो ऑप्शंस में मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है। देख लो एक बार यहाँ, ये ओरिजिनल क्वेश्चन ऐसा कुछ है ना। हाँ हेलो सर। हेलो जी, जी सर। जी। एक्चुअली एक्चुअली आंसर में वो ड्रॉप कर दिया, मतलब उसको कुछ गलत बोल क्वेश्चन में दिया। मिस्टेक कुछ है ना, इसीलिए। हाँ आई थिंक दिस हाँ, क्वेश्चन है इसलिए समथिंग रॉन्ग, इसीलिए कुछ है ना, इसलिए ड्रॉप किया हुआ आंसर की में, है ना, आंसर की में ड्रॉप हुआ होगा। हाँ, ठीक है, इसको इग्नोर करते हैं। सो है ना, यहाँ पे मुझे लग रहा है ना, ये आंसर मेनली जो होता कि कुछ ऐसा आता थीटा बिटवीन, ये क्वेश्चन में मिस्टेक, ऑप्शन में मिस्टेक है। सो दैट इज रॉन्ग क्वेश्चन, सो इसलिए ठीक है, इसको इग्नोर करो, तो इसलिए ड्रॉप किया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 6th। ये भी एमएलई का है ना। तो जो बच्चे कल पूछ रहे थे कि मैथ्स में कौन कौन सा टॉपिक मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चों को ट्राई करना चाहिए, तो आप ट्राई कर सकते हो रैंडम वेरिएबल, है ना, स्टोकेस्टिक प्रोसेस, इफ़ यू कैन डू एस्टिमेशन भी कर सकते हो, क्योंकि एस्टिमेशन से भी है ना काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना। तो रैंडम वेरिएबल हो गया, स्टोकेस्टिक प्रोसेस हो गया, और ये एस्टिमेशन हो गया। तो इसमें से ट्राई कर सकते हो आप। इसमें ऑप्शंस क्या है, अच्छा इसमें एक ही ऑप्शन यहाँ दिख रहा है, बाकी तो अगले पेज पे होगा। सो देखिए और आप लोग बताइए आंसर क्या है। ये पहला ऑप्शन है, और इस तरह से बाकी ऑप्शन यहाँ होगा। ये है कि चीज़ बस इंग्लिश हिंदी का चक्कर है ना, हिंदी इंग्लिश का, तो वैसा है, बाकी तो ठीक ही है। देखो इसको यहीं अटैच कर देता हूँ जस्ट। हम्म। सो द क्वेश्चन इज विजिबल है।
x1 x2 xn be a random sample from normal theta comma theta, ठीक है, where normal distribution mean theta variance theta है ना, एंड थीटा 0 से, थीटा यहाँ रेस्ट्रिक्टेड है ना क्योंकि वेरिएंस पॉजिटिव होता है इसीलिए, सो यहाँ थीटा जो है मोर देन 0 है। सो आपसे पूछ रहा है एमएलई क्या होगा इसका, सो बताइए, ये तो आप निकाल सकते हैं, व्हाट इज एमएलई ऑफ थीटा। सो सिंपल क्वेश्चन है ना ये, कि जस्ट x1 x2 xn दिस इज IID नॉर्मल थीटा कॉमा थीटा वेयर थीटा इज मोर देन 0, सो व्हाट इज एमएलई ऑफ थीटा। ये तो आप लोग बीएससी में भी पढ़े होंगे ना, एस्टिमेशन का बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है ये, ट्राई करके बताइए मुझे। यू राइट लाइक्लीहुड फंक्शन है ना, फिर उसे निकालो, सॉल्व करे क्या आएगा। मतलब लाइक्लीहुड फंक्शन लिखो, ये लिख सकते हो ना, प्रोडक्ट ऑफ एफ एक्स आई फ्रॉम 1 to n, देन जो भी आएगा, आप चाहो तो लॉग लेना चाहो लॉग ले लो जैसे आप लोग करते होगे है ना, सो लॉग ऑफ कैपिटल एल थीटा ये निकाल लो, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करके 0 पुट करके देखो थीटा क्या आता है, क्या आएगा इतना करने के बाद बताइए मुझे कोई। सो ये डायरेक्ट आंसर नहीं हो पाएगा बिकॉज यहाँ थीटा रेस्ट्रिक्टेड है। कितना आएगा जी? सर जो इक्वेशन है वो है थीटा स्क्वायर प्लस थीटा माइनस 1/n समेशन एक्स आई स्क्वायर इक्वल टू 0, डेल्टा ये डिफरेंशिएट करके थीटा स्क्वायर प्लस थीटा माइनस 1/n समेशन एक्स आई स्क्वायर। ऐसा, अच्छा, तो इसको क्वाड्रेटिक से सॉल्व कर लो, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक से सॉल्व करने, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आता है ना आप लोगों को लगाना, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर है ना, बट चेक करो ये सही भी है, बाकी लोग चेक करो क्या सही बता रहे हैं। जैसे वहां दिख रहा है तो उस तरह से ऑप्शन तो ऐसा लग तो सही रहा है क्योंकि 1 2 में ना इस तरह के एक्सप्रेशन ही है ना। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे आप तो 4ac ऐसा आ जाएगा, ठीक है, अपॉन 2a, ये आ गया अभी के लिए। तो आपको पता है कि थीटा यहाँ है ना, लाइक्लीहुड फंक्शन में हम लोग थीटा की कौन सी वैल्यू लेते हैं, जो थीटा के रेंज में होता है, पैरामीटर स्पेस में होता है। सो यहाँ पे तो एक नेगेटिव होगा -1 वाला, तो सिंस थीटा इज पॉजिटिव सो वी हैव टू कंसीडर ओनली जो ये पॉजिटिव वाला पार्ट है वो कंसीडर करना पड़ेगा, 4/n समेसन एक्स आई स्क्वायर अपॉन 2, और ये 1 से ज़्यादा है, ये -1, तो 1 से ज़्यादा होगा तो -1 है, तो ये पॉजिटिव ही आएगा, तो ये पॉजिटिव वाला थीटा ये है। सो दिस इज एमएलई, चेक करो। अच्छा क्वेश्चन ये है, आप चाहो तो इस पे ये भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो है ना, इसको फैक्टराइज करते अगर आप, लेट से अगर मैं इसमें बोल देता हूँ इसके 2 सॉल्यूशन है ना, एक θ1 एक θ2, θ1 नेगेटिव वाला θ2 पॉजिटिव वाला। सो जैसे θ1 θ2 बीच में है 0, ठीक है, सो क्या होता है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, राइट, सो एफ डैश एक्स पॉजिटिव है। सो मैं भी क्या चेक कर रहा हूँ कि इज इट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मैं ये देख रहा हूँ, जैसे थीटा निकल के 2 थीटा आया था ना हमारे पास, सो मैं देख रहा हूँ कि इनमें से कौन सा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, हालांकि हमारा पैरामीटर स्पेस इतना ही है, सो क्या ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है ये देख रहा हूँ बस मैं, हमारा पैरामीटर स्पेस इतना ही है कि 0 से इन्फिनिटी है, तो स्टिल मैं बस ये चेक कर रहा हूँ क्योंकि आप ये क्वाड्रेटिक है ना, सो ये क्वाड्रेटिक को जब आप फैक्टराइज करते हैं थीटा माइनस θ1 थीटा माइनस θ2 यही आएगा इक्वल टू 0, जो कि θ1 θ2 यहाँ पे है, एक माइनस वाला θ1 है प्लस वाला θ2 ऐसा बोल देते हैं, नेगेटिव में है। सो जनरली आप, ये मैं क्या लगा रहा हूँ, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जो आप कैलकुलस में पढ़ते होंगे मैक्सिमम मिनिमा का। सो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है ना, सो अगर आप थीटा लार्जर लेंगे तो ये पॉजिटिव, फिर बीच में नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा। अब ये है ना, ये है साइंस स्कीम फॉर एफ डैश एक्स, या यहाँ पे ना स्मॉल एल डैश थीटा जो लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन है उसका हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा रहे हैं। सो हम बस ये टेस्ट कर रहे हैं कि क्या ये पॉइंट ऑफ, क्योंकि लाइक एमएलई होता क्या है, एमएलई इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इन द लाइक्लीहुड फंक्शन, यही ना, कि जो लाइक्लीहुड फंक्शन के डोमेन में वो पॉइंट जो कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो तो वो आपका एमएलई होगा। सो आपको देखना है ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है क्या, क्वेश्चन ये है। सो यहाँ से आप देखेंगे, सो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है θ2 पे,
डेरिवेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है। आपको याद है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, जिस पॉइंट पे एफ डैश एक्स नेगेटिव से पॉजिटिव होता है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कैलकुलस में 12th क्लास में था ये। एनीवन? डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो रहा है तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा? ठीक है ना? चेक करो यहाँ पे, जैसे ये मैं समझा रहा हूँ, ये थीटा 1 है, तो थीटा 1 पे क्या हो रहा है? एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो गया, ये रफली मैं बना रहा हूँ, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो गया, फिर डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हुआ, तो थीटा 1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, थीटा 2 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, बट थीटा 1 डोमेन में ही नहीं है लाइक्लीहुड फंक्शन के, सो यू हैव टू इग्नोर थीटा 1। सो अब रह गया, और जीरो इंक्लूडेड नहीं है, है ना, जीरो यहाँ स्ट्रिक्टली मोर देन जीरो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, सो जीरो इज नॉट इंक्लूडेड, सो थीटा 2 इज, है ना, सो आपके पास कौन सा पॉइंट होगा इस डोमेन में जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा? डू यू हैव एनी पॉइंट? तो थीटा 2 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा एक्चुअली, तो ये एमएलई तो नहीं हो पाएगा, शुरू में लग रहा था ना, बट ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा इस पे ना, ये ग्राफ रफली मैं बना रहा हूँ, इस तरह ग्राफ होगा थीटा वर्सेस एल थीटा का, लाइक्लीहुड फंक्शन का, मतलब लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन का, तो ये तो पॉइंट ऑफ मिनिमा निकला थीटा 2, तो ये एमएलई तो हो नहीं सकता। सो अब बताओ ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ मैक्सिमम मिलेगा? जीरो इंक्लूडेड है नहीं इसमें, अगर जीरो इंक्लूडेड होता तो हम जीरो आंसर बोल देते, बट जीरो तो इंक्लूडेड है ही नहीं, थीटा की वैल्यू जीरो अलाउड नहीं है, तो इस केस में आंसर सी होगा। चेक कीजिए आप लोग, ऑफिशियल आंसर की होगा उसमें, चेक कीजिए क्या आंसर है। बाकी आप लोग है ना, क्योंकि जो लोग नेट की तैयारी करो बहुत आप कैपेबल लोग हैं ना, मतलब हमारा आपका लेवल लगभग बराबर ही है, बस ये कि मैं हिस्सा ही खड़ा हूँ, उतना ही डिफरेंस है, तो वैसा कुछ अलग नहीं है, बस आप अपने हिसाब से सोचिए और बताइए क्या लग रहा है आपको। क्योंकि ना जो बच्चे बीएससी एमएससी कर लिया है ना, तो आप काफ़ी कैपेबल हैं, ये सब एमएलई तो बेसिक क्वेश्चन है, सो स्टिल इसमें कुछ कन्फ्यूजन है या कुछ आपके पॉइंट्स हैं, यू कैन टेल कि ऐसा आपको लग रहा है, सो वी कैन थिंक। ठीक है जी, देख लेना आंसर की और बताना अगर कुछ और हो तो। सर आंसर तो फर्स्ट वन दिया है, मतलब पहले वाला। हाँ, बट आपको लगता है डोमेन में है? हमारा डोमेन क्या है? क्या ये पॉजिटिव होगा? डू यू थिंक? आपको पता है एमएलई क्या होता है? एमएलई मस्ट बी इन द डोमेन ऑफ लाइक्लीहुड फंक्शन। मैं सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, इसी क्वेश्चन में थीटा अगर होता 0 से 1 में, तो क्या आप सोचते हैं थीटा बराबर -1 एमएलई हो जाएगा? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसे हो गया ना ये तो। नो सर। सो आपको लगता है अगर डोमेन 0 से 1 है या 0 से इन्फिनिटी है तो -1 एमएलई हो सकता है? ऐसा पॉसिबल है? नो सर। नहीं। तो जिन्होंने आंसर निकाले, देखो हमने भी निकाला कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है थीटा 1, थीटा 1 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, है ना, सो ये एमएलई होता कब? अगर ये डोमेन का पार्ट होता, बट ये तो लाइक्लीहुड फंक्शन का डोमेन में ही नहीं, क्योंकि ये तो नेगेटिव नंबर है ना। चेक कर लीजिए एक बार, लिखने में कोई गलती नहीं हुआ ना, सोल्यूशन लिखने में -b ± √d/2a, चेक कर लो। तो पहला गलत होगा, पहला सही नहीं हो सकता, बिकॉज फर्स्ट इज नेगेटिव, दिस इज लेस देन 0। सर प्लस वाला भी है सेकंड पार्ट। हाँ, लेकिन प्लस वाला पॉइंट ऑफ मिनिमा है, प्लस वाला जो है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा एमएलई नहीं हो सकता। एमएलई मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शन, मतलब थीटा की वो वैल्यू पैरामीटर स्पेस में जो लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज कर दे, वो आपका एमएलई है। तो ये जो थीटा 2 है, जो इसका, ये इसको मैं थीटा 2 बोल रहा हूँ, ये थीटा, यही थीटा 1 थीटा 2 था, सो नेगेटिव वाला थीटा 1 बोल रहा हूँ और पॉजिटिव वाला थीटा 2 बोल रहा हूँ, ठीक है। सो ये जो पॉजिटिव वाला है वो थीटा 2 है, और थीटा 1 मैं कह रहा हूँ नेगेटिव वाले को, -1 माइनस रूट में ये ना .2 वाला। लेकिन सेकेंड वाला आंसर क्यों सही नहीं है? बिकॉज इट इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, तो इसलिए गलत है। फर्स्ट क्यों गलत है? क्योंकि ये नेगेटिव है। थर्ड, फोर्थ तो है ना, x बार तो आया ही नहीं सोल्यूशन, तो इसका कोई चक्कर ही नहीं है। अब अगर आंसर की मैं एक चेक कर लें कौन सा सेट है, वो भी सेट देख लेना एक बार, ठीक है, सेट के हिसाब से पता चलेगा। जैसे ये जो हम पेपर देख रहे हैं इसका सेट, क्योंकि उसमें ABC आता है ना, आप जब एग्जाम देते हो तो ABC होता है, तो आंसर की में चेक करना किसका है वो। क्वेश्चन पेपर A सेट है तो उसका A सेट का आंसर की देखो आप, ये है, क्योंकि वो सफल रहते हैं ना ऑप्शंस डिफरेंट में, तो उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। चेक कर लो, बाकी लॉजिक सीखे। सो क्योंकि डोमेन के बाहर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो ही नहीं सर सकता। क्वेश्चन आईडी के बेस पे है ना, क्वेश्चन आईडी सेम रहता है, क्वेश्चन आईडी के बेस पे। हाँ देख लीजिए एक बारी, क्वेश्चन आईडी और ऑप्शन आईडी। सेकंड ही सही है, वो प्लस वाला आंसर की में क्या दिया है? आंसर
सेकंड वाला दिया है, प्लस वाला, कैसे? मुझे लग रहा है -1 प्लस। क्या ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, डू यू थिंक? ये आपका डेरिवेटिव था ना, ये आपका एल डैश थीटा पे आया था ना, राइट? देख लो, आपने अगर लिखने में गलती होगी तो अलग बात है। सो अगर हमने एफ डैश एक्स को 0 पुट किया तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आया। क्रिटिकल पॉइंट क्या आया? θ1 θ2 2 पॉइंट आया। अब आपके 2 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। सो आपको कैसे पता ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है? एमएलई वही होता है ना? चेक करो जी। सोच लो, थोड़ा सोच लो, देख लो। सो मतलब जिनको ऑप्शन बी लग रहा है, आपको क्यों लग रहा है ये बताइए, है ना? मतलब जो एमएलई का बेसिक तरीका जो आप जानते हैं कि लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, तो आपको लगता है कि ये मैक्सिमाइज करेगा लाइक्लीहुड फंक्शन को? ये क्वेश्चन है। सीएसआई नेट में कई बार गलत आंसर, जैसे जैम गेट में क्या होता है, जैम गेट का लेवल कम है तो क्या होता है, जब आंसर, जैसे एग्जांपल में बताऊं, जैसे पिछले साल सीयूईटी का पेपर हुआ था, उसमें 15 क्वेश्चन गलत थे और 11 क्वेश्चन ड्रॉप हुए थे, मार्क्स टू ऑल हुआ था। अगर कोई बच्चा क्लेम ही नहीं करता तो होता ही नहीं। तो सेम नेट में मुझे लगता है कई बार आंसर की आते हैं तो कुछ गलतियां होती हैं, तो उसको करेक्ट करने के लिए आपको, है ना, वो ऑप्शन देते हैं, वो चैलेंज करने का, है ना, सो क्लेम करने का। सो चूंकि नेट में बच्चे का शायद वो लेवल है ही नहीं है, उतना कोई ध्यान देता भी नहीं है कि उतना, है ना, वो किया जा सकता है। कई बार गलत आंसर रहता है, तो मेरे हिसाब से देख लो, पहला तो नहीं हो सकता बिकॉज ये पॉइंट ऑफ मिनिमा तो डोमेन डोमेन के बाहर ही है। दूसरा पॉइंट ऑफ मिनिमा मुझे लग रहा है, जैसा हमने यहाँ चेक किया अभी। बाकी एक बार चेक कर लो सब लोग, यही क्वेश्चन आपका भी आ रहा है या कुछ और आ रहा है ना? ये है। ये मैंने टेस्ट सही लगाया ना? यहाँ पे काम करो, डबल डेरिवेटिव निकालो इसका। अगर हम डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा? आपने डबल डेरिवेटिव निकाली है, सो इसका अगर हम डबल डेरिवेटिव निकालेंगे क्या आएगा? 2θ + 1, राइट? ऐसे ही आएगा। और ये वाला पॉइंट पुट करो जरा यहाँ पे, इसकी वैल्यू पुट करो, नेगेटिव आएगी कि पॉजिटिव आएगी, ये भी चेक करके देख लेते हैं। तो ये जो थीटा आपका आया है ना, जो ऑप्शन 2 है यहाँ पे, ठीक है, ये आप यहाँ पे पुट करके चेक कीजिए कि ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। ये भी आप जानते हो ना, डबल डेरिवेटिव क्रिटिकल पॉइंट अगर पॉजिटिव है तो मिनिमा है और नेगेटिव है तो मैक्सिमा है। कितना आ रहा है? पॉजिटिव है सर। पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव का मतलब क्या जानते हैं आप? अगर ये पॉजिटिव आ जाता है तो वो क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा? मिनिमा। पॉइंट ऑफ मिनिमा ना। अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, तो पहले मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाया, ये सेकंड डेरिवेटिव आप पुट कीजिए, ये वैल्यू यहाँ पुट कीजिए इसमें, और चेक कीजिए पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। अगर पॉजिटिव आ गया तो मतलब पॉइंट ऑफ मिनिमा है, तो एमएलई तो हो ही नहीं सकता ना। एमएलई होने के लिए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होना पड़ेगा। अब जनरली क्या लोग चेक नहीं करते हैं ना, अब सीधा आया आपने आंसर लिख दिया। तो जिन्होंने आंसर की बनाए होंगे वो भी हमारे आपके जैसे ही लोग हैं, जो मैं भी कॉलेज में पढ़ाता हूँ, वो भी कॉलेज में पढ़ाते हैं किसी, है ना, इस तरह से हैं। तो जैसे कई बार क्या होता है, लोगों का थीटा जो निकल के आया क्रिटिकल पॉइंट, वो बोल दिया एमएलई है तुक्के में। लेकिन अभी आप जैसे मान लो आप क्लेम करते, फिर वो उस तरह, है ना, वो आपके सॉल्यूशन आप भेजते, उससे वो जस्टिफाई होते, फिर वो मार्क्स टू ऑल होता है या नो, ये सी ऑप्शन आता है ना। जैसे हर साल हम लोग जैम गेट पढ़ाते हैं, जैम गेट सीयूईटी में, तो कई बार आंसर गलत रहता है, बाद में चेंज होता है, मार्क्स टू ऑल होता है या फिर ऑप्शन चेंज होता है। इस मैथ में भी, सीएसआई नेट में भी होता है, आप देखते होंगे मैथ्स में। स्टैट्स में इतने कोई एक्सपर्ट मार्केट में है नहीं, है ना, कि उस तरह से ये सब हो। एनीवे, ठीक है ना, तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर सी रहेगा, because 2 cannot be, it is point of minima, first is out of domain, second is point of minima, ये इसका कोई पॉइंट ही नहीं क्योंकि ये क्रिटिकल पॉइंट है ही नहीं, तो सी 3 सही होगा। ये देखिए,
और ये नेट का पेपर यूनिवर्सिटीज़ बनाती है, इसमें आईआईटी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है ना, ये किसी यूनिवर्सिटी के ही जो फैकल्टीज़ हैं उनसे बनवाए जाते हैं। तो ये कह रहा है x1 x2 xn बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन विथ पीएमएफ। सो 1 और 2 पे आपको मास दे रखा है, थीटा 0 से 1 में है, x बार पता है आपको, देन मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर है ना, तो एस्टिमेशन के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये एमएमई पूछ लिया आपसे, ये तो बहुत आसान है, बताइए एमएमई का अप्रोच पता होगा आप लोगों को, सॉल्व करके बताइए मुझे आंसर। जिनका आंसर आ रहा है चैट में बताइए, अनम्यूट करके बताइए, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन ही मिलेंगे, जो पेपर आते हैं वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में ही मिलेंगे आपको। 3 है ना, तो जो सिंपल एक अप्रोच होता है ना कि एक्स बार इज इक्वल टू ई एक्स कर दीजिए, है ना, इसका जो तरीका है एक्स बार इज इक्वल टू ई एक्स। अगर ये आंसर नहीं दे पा रहा है तो दूसरा अप्रोच है 1/n समेसन एक्स आई स्क्वायर इज ई एक्स स्क्वायर, है ना दूसरा। या अगर इससे नहीं आ रहा तो इसका एक कंबाइंड एक ये होता है कि सिग्मा स्क्वायर मतलब 1/n समेसन एक्स आई माइनस, है ना, ये एक्स बार होल स्क्वायर, एक्स बार या म्यू करेंगे, तो यहाँ से आएगा म्यू करना पड़ेगा। सो मीन नोन होगा इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, है ना, तो इससे भी आ जाएगा। तो मेरे को मुझे पहला से ही आ जाना चाहिए, है ना, इससे ही आ जाएगा मुझे लग रहा है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो एक पैरामीटर है तो पहला इक्वेशन ही यूज करना पड़ेगा, इफ फर्स्ट इक्वेशन फेल्स देन यू कैन यूज सेकंड इक्वेशन, ये मैं कह रहा हूँ। तो या तो ये या फिर ये, सेकेंड में यू कैन यूज दिस और यू कैन यूज दिस। सो ये तो जस्ट ई एक्स निकाल लीजिए, ई एक्स तो आ जाएगा, उससे पुट करके सॉल्व कर लीजिए। थिंक 3 ठीक है ना, किसी को डाउट है इसमें? अब ये सब अगर नहीं निकालना आ रहा तो मैं सही बता रहा हूँ, आप यूनिट 4 मत ट्राई करो, स्पेशली अगर स्टैट्स बैकग्राउंड के बच्चे हो और अगर ये सब आपको नहीं आ रहा है तो यू डोंट अटेम्प्ट यूनिट 4 या मत दो CSIR नेट का एग्जाम, स्टैट्स मत पढ़ो। ये है मतलब स्पेशली स्टैट्स बैकग्राउंड बच्चे अगर ये सब नहीं कर पा रहा है, जो कि BSc है ना, फर्स्ट ईयर की चीज़ें हैं ये, और स्टिल आपको अगर नहीं आ रहा तो मतलब आ तो सबको रहा होगा, मैं जिनको नहीं आ रहा उनको बोल रहा हूँ या तो ढंग से पढ़ना शुरू कर दो या छोड़ दो तैयारी। ठीक है, ई एक्स इज इक्वल टू एक्स बार, और इसको सॉल्व कर लीजिए। ये समेसन एक्स आई पी आई ई एक्स है ना, तो समेसन एक्स आई पी आई करेंगे इज इक्वल टू एक्स बार। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको थीटा निकाल लेना है, जो थीटा आएगा वो आंसर है। तो जैसे ये बता रहे हैं सब लोग 3, तो 3 सही होगा, है ना, क्योंकि बेसिक इसमें कुछ है नहीं, कैलकुलेशन आप लोग एक अच्छे लेवल पे हैं और स्टिल सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो दिक्कत है। वो अलग बात बच्चे बताना नहीं चाहते, आता तो सबको है ना, ये चीज़ है। नेक्स्ट जो है आपका ये 8th, ठीक है जी, देखिए। सो एक्स बी रैंडम वेरिएबल विथ PDF आपको दे रखा है, H0 में एक PDF है जो कि बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है ना, बीटा क्या होगा 4,1 है ना, तो यहाँ x जो है बीटा 4,1 है और यहाँ x है बीटा 8,1, ठीक है ना। तो अब क्या कह रहा है कि सिंगल ऑब्जर्वेशन पे है, द मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ साइज 0.2 फॉर टेस्टिंग H0 वर्सेस H1 या अगेंस्ट H1 हैज़ पावर। तो आपको सबसे पहले तो क्रिटिकल रीजन निकालना पड़ेगा, तो आप लोग जानते होंगे हाउ टू फाइंड क्रिटिकल रीजन, है ना। तो अगले क्या करते हैं, LH0 अपॉन LH1 लेस देन इक्वल टू के, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट, ठीक है ना।
तो यहाँ सिंगल है तो LH1 में जस्ट PDF अंडर H0, ठीक है, अपॉन PDF अंडर H1, जो भी PDF है डिवाइड कर लीजिए। सो PDF अंडर H1 लेस देन इक्वल टू K, डिवाइड करके बताइए क्रिटिकल रीजन क्या होगा। तो यहाँ आएगा 4x³ अपॉन 8x7 लेस देन इक्वल टू K, ठीक है, सॉल्व कीजिए, आ गया। तो ये सब बेसिक है, मतलब ये सब जैम गेट में फ्रिक्वेंटली आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। तो यहाँ से x³ कट जाएगा, आई थिंक कर लेंगे आप लोग। तो यहाँ सिंपल है क्या, ये 4 2 ज़ा 8, x³ कटा x⁴, सो 1/2 x⁴ लेस देन इक्वल टू K। सो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो यहाँ आ जाएगा x मोर देन इक्वल टू सम C, ये क्रिटिकल रीजन आ जाएगा जी। तो ये क्रिटिकल रीजन आ गया आपका। अब आपको बता रखा है कि साइज 0.2 है, तो 0.2 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 व्हेन H0 इज ट्रू, यही फॉर्मूला है, जस्ट कैलकुलेशन है, आता सबको है, करके देख लीजिए। तो इसको सॉल्व करके C निकालो, व्हेन H0 इज ट्रू, H0 में मतलब x का डिस्ट्रीब्यूशन ले लो, वही जो दे रखा है ना, व्हेन H0 इज ट्रू, यहाँ C निकाल लो। तो मतलब 0.2 इज इक्वल टू C से लेके 1 इंटीग्रेशन H0 वाला PDF लेना पड़ेगा, 4x³ dx, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, है ना, x4, तो x4 1 माइनस C4, तो C4 हो गया 0.8 एंड C की वैल्यू आ गई 0.8 की पावर 1/4, ठीक है। अब आपको पावर निकालना है, तो पावर का फॉर्मूला आप लोग जानते ही होंगे, तो पूछा है ना पावर, सो पावर है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 व्हेन H1 इज ट्रू, तो x मोर देन इक्वल टू C व्हेन H1 इज ट्रू। तो यहाँ से आ गया C से लेके 1 तक इंटीग्रेशन H1 में, तो 8x7 का इंटीग्रेशन, ठीक, तो x⁴ हो जाएगा, तो 1 माइनस C⁴, तो 1 माइनस C⁴ 0.8 था, तो ये 0.8 का स्क्वायर 0.64 से कीजिए जी, ठीक है। तो ये निकाल लीजिए 76, ऐसा कुछ आएगा, ओह कुछ गड़बड़ी हो गया, सॉरी 7636 चेक कर लीजिए, 36 ना, 0.36, सही है, आपका आंसर तो आ ही गया। तो सॉल्व करेंगे, आप सब सॉल्व कर लेंगे इजीली, ओके है ना, ये कलर विजिबल है ना सबको। तो इस तरह से है, ये सब बेसिक, ये सब जैम गेट क्वेश्चंस करोगे तो भी इससे हो, ये सब हो जाएगा। मतलब अभी जितने क्वेश्चंस हमने किए हैं आज, ये सब जैम गेट में भी आते हैं। ये देखिए, कहाँ आ गए हम लोग, सो for a given bivariate data yi xi I from 1 to n, है ना, so analyst A fits y on x, है ना, तो y बराबर अल्फा नॉट, है ना, सो एक है y बराबर अल्फा नॉट प्लस अल्फा 1x, इस तरह का मॉडल लिया अभी, एंड वाइल B fits x on y, तो x बराबर बीटा नॉट प्लस बीटा 1y, ये वाला मॉडल है, यूजिंग ordinary least square estimation method, which of the following pairs is possible value of alpha 1 hat beta 1 hat। चेक करो, इसका कंडीशन पता है ना दोनों में, सो बोथ विल पास थ्रू x बार y बार, है ना, सो ट्राई करो लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन वाला फॉर्मूला यूज करके, यू ट्राई एंड टेल। ये भी हालांकि जैम गेट में है ये पार्ट, लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन एंड सिंपल लीनियर रिग्रेशन। सो एक है y ऑन x, डेटा सेम ही है गिवन डेटा के लिए, है ना, देर आर टू एनालिस्ट, वन फिट y ऑन x, अदर x ऑन y। सो आपको बचा रहा है कि यूजिंग लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन मेथड कौन सा वैल्यू अल्फा 1 हैट बीटा 1 हैट हो सकता है ना, तो जो स्लोप है, स्लोप पैरामीटर दोनों में क्या पॉसिबल है, ट्राई करके बताइए।
आया जी, फोर्थ आ गया आपका। इसमें एक रिजल्ट है ना, क्या रिजल्ट कहता है कि, क्या रिजल्ट यूज़ किया जी अंकित आपने? बी एक्स वाई इंटू, ये ना, ये मतलब वाला। इनका मल्टीपल वन के लेस होगा, वन या हाँ यही इक्वल। आर स्क्वायर होगा, है ना। यस तो सर। सो और बोथ पॉजिटिव और बोथ निगेटिव। हाँ बोथ सेम साइन होगा। देख लीजिए ये रिलेशन है सिंपल, और ये आर की वैल्यू आपको पता होगा 0 और 1 के बीच होती है ना, तो इससे कम ही होगा, मतलब आर स्क्वायर की वैल्यू, अभी आर स्क्वायर की जरूरत है ना, सॉरी आर नहीं आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की वैल्यू 0 और 1 के बीच होती है। सो आप चेक कीजिए कौन सा सेटिस्फाई करेगा इसमें। है ना, तो ऐसा कुछ था ना, बोथ हैव सेम साइन, जो आर का साइन होगा वही उस तरह साइन होगा। सो अल्फा बीटा है ना, बोथ विल हैव सेम साइन एंड प्रोडक्ट विल बी लेस देन इक्वल टू 1। तो ऑप्शन चेक कर लीजिए, आई थिंक फोर्थ ही सिर्फ सेटिस्फाई करेगा। यू मल्टीप्लाई इट तो ये तो नेगेटिव आ जाएगा, ऐसे ही आउट हो गया, ये भी नेगेटिव आ जाएगा, ऐसे ही आउट हो गया, क्योंकि आर स्क्वायर नेगेटिव तो होगा नहीं। अब ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, तो ये भी आई थिंक आउट हो जाएगा, और ये लेस देन 1 होगा। सिंपल ये रिजल्ट है दैट यू कैन यूज डायरेक्टली। कुछ कंफ्यूजन है, किसी को कुछ पॉइंट है तो बताइए, ठीक है ना। सो ये कोड ना, आर इज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट है। सो इसमें जो ऑप्शंस हैं, पहला तो ये डायरेक्ट रिजल्ट ही है, सो सेंट्रल, तो ये दो ऑप्शन ये हैं अभी, एंड अभी और ऑप्शंस हैं 3 4। देखिए ये पूरा क्वेश्चन है, सो ये कह रहा है कि आपको y1 y2 y10 बी इंडिपेंडेंट, मतलब IID बाई वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सो yi जो है बाई वेरिएट नॉर्मल है, जहाँ आपको वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स दे रखा है। सो इसको कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये जो yi वेक्टर है, ये y वेरिएट नॉर्मल है ना, विथ μ1 μ2 0 0 3 3 एंड रो तो जीरो ही है जी, है ना। सो ये μ1 μ2 सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर रो, इस तरह से। सो ईच वाई वैक्टर जो है 10 है आपके पास, 0 0 3 3 μ1 μ2 है ना, रो 0 है, एंड ए वैक्टर आपको दे रखा है 2 1 ट्रांसपोज में, ए मैट आपको ए दे रखा है यहाँ पे कि वाई ट्रांसपोज का समेसन। देन पूछ रहा है कि 5/3 ए ट्रांसपोज ए इनवर्स इज व्हाट, सेंट्रल काई स्क्वायर विथ 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ट्राई कीजिए, ये आसान है ना। ज़्यादा दिक्कत हो तो आप ऐसा मान लो, जैसे वाई आई को यू कैन टेक एज अ y1 y2, है ना, अब उससे भी काम कर सकते हो आप, कि जो मैं वेक्टर लिख रहा हूँ जैसे उन्होंने जो वेक्टर लिखा है। सो एंड देन यू कैन वर्क दिस। सर ए फॉलो करेगा विशार्ट 2, 10 सिग्मा। ओके
ट्राई करके बताइए, पहले ट्राई कीजिए फिर मैं करता हूँ। ये सब ये इजी क्वेश्चन है ना, मल्टीवेरिएट का जिनको भी आइडिया है, सो इट इज़ इजी क्वेश्चन। आया जी? आंसर आया जी आपका? आप सही तो बता रहे थे, आगे बताइए, फाइनल निकालिए आंसर फाइनल। आप क्या बता रहे थे? इसका डिस्ट्रीब्यूशन है विसार्ट, ये 2x2 की मैट्रिक्स आएगी ना, एंड क्या होगा? 10 कॉमा हाँ, 10 कॉमा सिग्मा 10 10 कॉम कॉमा सिग्मा है ना? ओके, म्यू 0 है इसलिए 10। ठीक है। अब आगे कीजिए, कंटिन्यू बताइए। इसके आगे नहीं समझ आ रहा। तो कुछ नहीं, तो आप पुट करके ना, वैसा क्या बोला है कि ए एक यहाँ पे वेक्टर है ना, सो ए का जो एक्चुअली ए जो है आपके पास ऐसा है, ये कॉलम में है 2 1 है ना, सो ये है। ठीक है ना, तो इन्होंने जैसे ए ट्रांसपोज आपके पास है 2 1, ठीक है, ये 1x2 की मैट्रिक्स है। सो 1x2, 2x2, फिर 2x1, तो ये 1x, कोई नंबर आ जाएगा है ना, सो व्हाट नंबर इट विल बी? किसी का नहीं आया? या पूरा पूरा अगर ओपन कर दो, मान लो इसको तुम एक मैट्रिक्स बना लो, फिर मल्टीप्लाई कर लो, अगर कुछ नहीं हो रहा तो आप ए को 2x2 के मैट्रिक्स बना लो, जो बना सकते हो, देन उसका इन्वर्स, अच्छा थोड़ा लेंदी हो जाएगा नहीं, इन्वर्स निकाल के फिर पुट करके सॉल्व करेंगे तो थोड़ा लेंदी होगा। इसका डायरेक्ट हालांकि रिजल्ट है जो कि शायद आपको याद नहीं होगा, तो
तो किसी को समझ नहीं आ रहा, ठीक ना। लेंदी में करके देखो क्या होगा। अगर ए मान लो 2x2 मैट्रिक्स आ गया, फिर ए इनवर्स निकाल के फिर उसको पुट करेंगे 2 1, तो कोई ये वैसा आ जाएगा ना, सिंगल रैंडम वेरिएबल काइंड ऑफ। चलो एक रिजल्ट लिख देता हूँ, इसको यूज़ करो। इसमें जो होगा आई थिंक सबसे ज़्यादा रिजल्ट आ जाएगा इसमें, अगर आप लिखोगे ए ट्रांसपोज ए इनवर्स ए, इसका डिस्ट्रीब्यूशन जानते हो आप? इसका आई थिंक डायरेक्ट रिजल्ट आएगा, तो ये आप याद रख सकते हो, ऐसा है ना। तो इसका जो आंसर आना है मल्टीवेरिएट में, कोई बताना चाहेगा ये क्या आता है? ये थ्योरम इसी सेटिंग में मान लो मैं बोलूँ कि वो जो वाई आई वैक्टर है, दिस इज नॉर्मल म्यू, या अभी तो हमने है, चलो इसी सेटिंग में ले लेते हैं हम, सिंपल 0 सिग्मा के लिए लिख देता हूँ। तो ये आएगा A ट्रांसपोज सिग्मा इनवर्स A एंड देन टाइम्स काई स्क्वायर n माइनस पी प्लस 1। ये यूज़ होगा आई थिंक, ये रिजल्ट है, ठीक है। तो इसको यूज़ करो, क्या आता है अब ये, इसको सॉल्व करके देखो क्या आंसर आएगा। अब पुट कर दीजिए क्या आता है। तो आपके लिए क्या है यहाँ पे, अब ये सिग्मा सब पता है ना, इसको सॉल्व कर लो एंड देखो क्या आएगा। सो यू जस्ट पुट इट, ये निकालिए, ये तो निकालना पड़ेगा आपको, है ना। तो ये सिग्मा का इन्वर्स तो जस्ट वही आ जाएगा ना, 1/3 0 0 1/3, यही आ जाना है। एंड देन मल्टीप्लाई करके बताइए ये कौन सा नंबर आएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से तो ऐसे ही देख के समझ आ रहा है कि ये 3/5 आएगा। काई स्क्वायर एन आपका है 10, पी आपका है 2, बाई वेरिएट है ना। तो 10 - 2 + 1, 11 हो गया ना, एक मिनट, 11, अच्छा माइनस है ना, 10 - 2 8 + 1 9, है ना। तो इस तरह से हो गया, तो ये आ जाएगा एक्चुअली ए ट्रांसपोज ए इनवर्स ए, मतलब ये रिजल्ट एक्चुअली याद रखना पड़ेगा। तो ये इधर आ गया अगर, सो 5/3 अगर आप इस साइड ले आते हो, दिस विल हैव काई स्क्वायर 9, है ना। तो ये थ्योरम अगर आप यूज़ करोगे तो इससे आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग ये आना चाहिए थर्ड।
ठीक है जी। सो इसका फुल थ्योरम अगर लिखूंगा तो भी लिख सकते हैं, तो वजह से यूज़ हो रहा है यहाँ पे, तो इसके लिए लिख दिया मैंने। इससे आ जाएगा। ठीक है ना, मेनली ये इसके लिए है, स्पेशल केस। ठीक है ना, तो यही आएगा सेंट्रल का। इसको ये थ्योरम मेनली, आपको ये थ्योरम नहीं पता रहा होगा इसलिए, है ना, नहीं हो रहा होगा आप लोगों से। ग्यारहवां क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि इफ द इंसिडेंस मैट्रिक्स ऑफ अ डिजाइन इज कैपिटल N इज इक्वल टू A टाइम ना JTB where A is a positive constant, JTB is the T cross B matrix with every element equal to 1, है ना। तो इस मैट्रिक्स J जो मैट्रिक्स है T क्रॉस B मैट्रिक्स है जिसके सारे एलिमेंट 1 के इक्वल है। अच्छा, देन डिज़ाइन को क्या बोलेंगे, कनेक्टेड, नॉट ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल नॉट कनेक्टेड, नाइदर कनेक्टेड नॉट ऑर्थोगोनल, बोथ कनेक्टेड बोथ ऑर्थोगोनल। बताइए इसका आंसर, ये तो डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। यहाँ टी क्या होगा, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स, एंड बी क्या है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स, इस तरह से। एंड एन मैट्रिक्स जो होगा, एन मैट्रिक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, कि अगर ये आपको बता रखा है एन इज 8 टाइम JTB, तो ये भी T क्रॉस B का होगा, है ना। तो इसमें सारे एंट्री तो A हो जाएंगे फिर, क्योंकि इसके एंट्री 1 है, तो ईच एंट्री A चलता रहेगा, ऐसा रहेगा ना जी। देखो जरा, सो एन मैट्रिक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे, इंसिडेंस मैट्रिक्स ऑफ डिजाइन इज N, नंबर ऑफ टाइम्स ट्रीटमेंट I अपीयर्स इन ब्लॉक J। अगर एन मैट्रिक्स को अगर लिखते हैं हम लोग ऐसा, मान लो एलिमेंट Nij है, तो Nij क्या रिप्रेजेंट करता है, तो T ट्रीटमेंट्स B ब्लॉक्स, है ना। तो यही है कि ईच जो ट्रीटमेंट है वो कितनी बार अपीयर हो रहा है ईच ब्लॉक में। सो ऑर्थोगोनल होने की क्या कंडीशन है, और कनेक्टेड होने की क्या कंडीशन है, ऑर्थोगोनल की यहाँ कंडीशन क्या होगी, क्या डेफिनेशन होता है, कब बोलते हैं कि डिज़ाइन ऑर्थोगोनल है।
कनेक्टेड कब होगा? ऑल ट्रीटमेंट कॉन्ट्रास्ट आर एस्टिमेबल, है ना? तो एक रिजल्ट है इसमें, क्या रिजल्ट यूज़ करोगे? जो इसका रिजल्ट होगा ऑर्थोगोनल और कनेक्टेड के लिए। कनेक्टेड में आई थिंक ये होगा कि एन एन ट्रांसपोज टी क्रॉस बी क्या होना चाहिए? सो एन एन ट्रांसपोज हैज़ रैंक होगा T-1। टी क्या नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं, सो T-1 होना चाहिए कनेक्टेड होने के लिए, एक थ्योरम है। एंड ऑर्थोगोनल होने के लिए कंडीशन कुछ है, यहाँ एन एन ट्रांसपोज क्या आएगा, आपको क्या लगता है? ये तो ऐसा है ना, ए बाहर है, मतलब ए अगर बाहर ले लो, सो ये सारे एंट्री इसके 1 हैं, है ना, 1 1 1 है, सो ऑल एंट्रीज आर 1। ये टी क्रॉस बी का मैट्रिक्स है। सो एन एन ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या लगता है क्या आएगा, उसका रैंक क्या आएगा? क्योंकि 1 अभी सर। एन का रैंक तो 1 है ना, एन का भी रैंक 1 है, तो एन एन ट्रांसपोज का रैंक 1 आएगा। और ठीक है, ए इज़ अ पॉजिटिव कांस्टेंट, हाँ, तो 1 आएगा तो T-1 हर गारंटी तो नहीं, अगर T मान लो 5 हो गया, क्योंकि इन जनरल ट्रू तो नहीं है, तो कनेक्टेड तो नहीं होगा, तो कनेक्टेड कह रहा है तो ये वाला आउट हो जाएगा, कनेक्टेड वाला, है ना। सो अब ऑर्थोगोनल चेक करना है। कनेक्टेड होने के लिए एन एन ट्रांस मतलब अगर कनेक्टेड है तो एन एन ट्रांसपोज हैज़ रैंक T-1 ऐसा होगा, बट ऐसा तो है नहीं यहाँ पे, क्योंकि रैंक तो यहाँ 1 आ जाएगा। सो टी कुछ भी हो, रैंक 1 है तो T-1 के इक्वल तो नहीं आएगा फॉर एनी टी। सो ये गलत हो गया। ऑर्थोगोनल के लिए क्या रिजल्ट यूज़ करेंगे आप यहाँ पे? इसमें कंडीशन ये होता है आई थिंक कि एन एन ट्रांसपोज जो होगा इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, ऐसा कंडीशन है ना। तो एन एन ट्रांसपोज डायगोनल होगा, तो कैसा आएगा यहाँ पे? एन एन ट्रांसपोज डायगोनल तो नहीं आएगा ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो ईच एंट्री में कुछ ना कुछ आएगा, ईच एंट्री में बी आ जाएगा सर, है ना। बस ठीक है मैट्रिक्स क्या आ जाएगा? बी, बी टाइम्स सम होगा ना। हाँ, तो ऑर्थोगोनल होगा, ऑप्शन क्या लगता है क्या सही होगा आपके अकॉर्डिंग? सर एक्चुअली एन मैट्रिक्स एन इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, एक्चुअली दैट्स मीन। नहीं, ए ऑर्थोगोनल है, डू यू थिंक एन ऑर्थोगोनल आपको लग रहा है? नहीं, नहीं, एन ऑर्थोगोनल नहीं है, लेकिन एक्चुअली ये डिजाइन ऑर्थोगोनल होगा तो मतलब वो एन ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल हाँ, मैट्रिक्स है ऐसा कुछ, तो यहाँ पे तो ऑर्थोगोनल नहीं हो रहा है। हम्म। इक्विवेलेंटी एक और शायद रिजल्ट कुछ ऐसा था ऑर्थोगोनल के लिए कि ऐसा होना चाहिए, शायद ऐसा कुछ है, एन एन ट्रांसपोज इज लैम्डा आई प्लस म्यू जे। जे एक ऐसा मैट्रिक्स के सारे एंट्री 1 है, और म्यू एक ऐसा मैट्रिक्स है लैम्डा आई प्लस म्यू जे। एक मिनट, कौन सा वाला करेक्ट होगा यहाँ से?
नहीं तो डायगनल तो ये नहीं आ पाएगा ना, ये आई थिंक यहाँ थोड़ा सा मुझे करेक्ट करना पड़ेगा, इट्स नॉट डायगनल, कि डायगनल एंट्रीज इक्वल होंगे, है ना, ऑल डायगनल एंट्रीज आर इक्वल, ये इस तरह कुछ कंडीशन है यहाँ पे कि एन एन ट्रांसपोज इज लैम्डा आई प्लस म्यू जे काइंड ऑफ होना चाहिए, जहाँ पे, है ना, जे मैट्रिक्स यहाँ जो हम यूज़ कर रहे हैं, इट इज़ अ मैट्रिक्स विथ ऑल एंट्रीज 1, ठीक है, यहाँ कुछ और नाम दे दो मैट्रिक्स का, सो जे चूँकि वहाँ नोटेशन यूज़ हो चुका है तो इसका कुछ और नाम, है ना, कोई भी मान लो, अभी के लिए मैं अगर ए मैट्रिक्स बोल दूँ जहाँ ए के सारे एंट्री 1 है, ठीक है, ये मतलब है, तो इस तरह के होने चाहिए। सर लैम्डा में भी जीरो यार, देन दिस बाय दिस ट्रू हो जाएगा डेफिनेशन। नहीं, तो उस केस में आ जाएगा कुछ। हम्म। सो बट लैम्बडा जीरो अगर हम लेते हैं पर पर्टिकुलर लैम्बडा, है ना, तो उसमें आ जाएगा ऐसा कुछ, सो लैम्बडा जीरो नहीं हो सकता ना, तो लैम्बडा यहाँ पे, लैम्बडा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कॉमन ब्लॉक्स, इस तरह की चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो लैम्बडा जीरो नहीं होगा। अच्छा, सो कॉमन ब्लॉक, अच्छा कॉमन ब्लॉक है तो जीरो हो सकता है जी, इसमें ये देखना पड़ेगा कि आई थिंक देखना पड़ेगा ना, ऑर्थोगोनलिटी का थोड़ा देखना पड़ेगा ये, कि क्या रिजल्ट यूज़ होगा, दैट वी हैव टू थिंक। देखो एक बार रिजल्ट देखो, देखता हूँ रिजल्ट कौन सा है, सो
आई थिंक यहाँ लैम्डा ना, आई थिंक लैम्डा मतलब देखना पड़ेगा, लैम्डा के कंडीशन पे देखना पड़ेगा कि बड़ी, ये तो डेफिनेशन है कि इट इज डिजाइन इज ऑर्थोगोनल इफ है ना, इफ यू कैन राइट n into n transpose as lambda I plus mu a. So lambda and mu are scalars है ना, फॉर सम a यहाँ पे है अ मैट्रिक्स विथ ऑल एंट्रीज 1, ये है. सो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, अगर हमने लैम्डा, क्वेश्चन है क्या जीरो हो सकता है, क्वेश्चन ये है. ऑप्शन में देखो क्या दे रखा है, ऑप्शन है ना इसमें, एक ऑप्शन देखिए क्या दे रखा है. हाँ अभी स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कल हाँ ऑप्शंस देख लो क्या है. ठीक है अभी नेक्स्ट देख लेते हैं, इसको रहने देते हैं अभी. तो इसमें मुझे लग रहा है ना ये लैम्डा का कंडीशन पर डिपेंड, अगर लैम्डा जीरो हो जाएगा तो ट्रू हो जाएगा इस केस में ना, तो सारे एंट्री वैसा आ जाएंगे. सर लैम हाँ ऑप्शन 4 है सर. 4 कैसे, कनेक्टेड होगा दोनों हैं, ऐसे कैसे, हाँ लैम्डा ऐसे जीरो होगा दिया तो है. चेक कर लो आईडी. एन ट्रांसपोज हैज रैंक t-1, तो t तो यहाँ फिक्स है नहीं. अ, नहीं 4 तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि एन ट्रांसपोज हैज रैंक t-1, यहाँ रैंक क्या आएगा, यहाँ तो रैंक 1 आ जाएगा. ठीक है इसको अभी स्किप करते हैं, देखते हैं अभी लास्ट क्वेश्चन होगा इस पेपर का, तो इसको देख लो. अभी तो एलपीपी का है ना, तो ये तो इजीली कर लोगे आप. ग्राफिकल मेथड आपने पढ़ा होगा लोअर क्लास में, 12th क्लास में, उस पर ही हो जाएगा ये, इजीली उससे हो जाएगा. ठीक है ना, 11 12 में था ना एलपीपी लीनियर. अच्छा यहाँ कुछ और बोल रहा है, ओ तो डुअल प्रॉब्लम की बात कर रहा है दैट. तो इसमें देखो डुअल प्रॉब्लम क्या क्या आएगा इसका, ठीक है बोलना चाह रहा है ना. सो डुअल लिखना आसान है. तो एक क्वेश्चन ओ आर का आता है, ठीक है ना. सो ये थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आपको डुअल के लिए, जिन लोगों को ओआर का आइडिया नहीं है. तो इसमें क्या होगा देखो, तो ये पूछना चाह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, मैक्सिमाइज x1 प्लस 3x2, जहाँ पे आपको दे रखा है सब्जेक्ट टू कांस्टेंट x1 x2 है ना, एंड x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 6, 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 8, x1 प्लस 2x2 9. इसका एक सिंपल थ्योरम है ना. सो व्हाट इज फॉलोइंग इज अ डुअल प्रॉब्लम. तो मुझे थोड़ा याद आ रहा है, ऐसा करते थे, इस कोएफिशिएंट को लेते थे इसके साथ, फिर इस कोएफिशिएंट को इसके साथ, ऐसा कुछ, और यहाँ से हम लोग बनाते थे ऑब्जेक्टिव फंक्शन काइंड ऑफ, है ना, याद है. तो ये सिंपल है ना. तो यहाँ से ऐसा लिखते थे. अच्छा इनको ठीक है सिंपल, इसमें ऐसा होता है ना, दिस ये कोएफिशिएंट जो यहाँ पे है, दिस टाइम y1, दिस टाइम y2, दिस टाइम y3, और ये आ जाएगा मोर देन इक्वल टू यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है, फिर दिस y1, दिस y2, दिस y3, जस्ट एक फॉर्म देख लेंगे उससे आ जाएगा, मोर देन इक्वल टू दिस, तो ये आ गया. एंड देन ऑब्जेक्टिव फंक्शन इसके अकॉर्डिंग बन जाता है. तो इसका सिंपल एक रूल है डुअल लिखने का, तो उससे देख लो. तो ये है ना, यहाँ से ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ से आ जाता है, एंड देन आपको दिस 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 उससे, तो बस डुअल का अगर आप कॉन्सेप्ट देख लोगे तो उससे पता चल जाएगा. तो इसमें यही बनेगा है ना, बाकी तो 1 3 3 1 यहाँ चेंज कर दिया बस में ना, तो यही आ जाएगा, 1 आ जाएगा, एक बार चेक कर लो. तो मतलब डुअल का थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लो क्या है, तो ये आसान है, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड डुअल पे है. सो डुअल का कॉन्सेप्ट देख लो क्या है.
ठीक है। मैंने कहा जैसे मुझे याद है ना, ये कोएफिशिएंट इसके साथ है ना, ये फिर इसके साथ है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन गया, तो वैसा बन जाएगा। तो जस्ट थ्योरम देख लोगे हाउ टू मेक डुअल्स, उससे आ जाएगा, उसको देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, आई थिंक तो हम लोग अभी ये आई थिंक ये लास्ट ही रहा होगा, तो इसका देख लेना है, फर्स्ट ही आ जाएगा। तो है ना, फिर यहाँ से सी स्टार्ट हो जाता है, तो सी पार्ट का पहला क्वेश्चन से, इसमें एक क्वेश्चन ना रह गया बस 11 नंबर वाला, बाकी ठीक है। इसमें भी है ना सिंपल इसका रूल है, उससे ट्राई कर लो। अगर लिखना चाहो एक थ्योरम अगर लिख दूँ कि डुअल के लिए जो लिखते हैं, तो उसमें क्या होता है जी, प्राइमल प्रॉब्लम अगर है उसके अलावा थ्योरम देखना पड़ेगा। क्या बताता है जी प्राइमल प्रॉब्लम, जैसे ये मतलब ये प्रॉब्लम अगर जो दे रखा है हमें, सपोज इस तरह से कुछ रिलेशन होता है ना कि मैक्सिमाइजिंग सी ट्रांसपोज एक्स सब्जेक्ट टू, कंडीशन आपको दे रखा है, कुछ मैट्रिक्स है ax लेस देन इक्वल टू बी, जहाँ पे x नॉन नेगेटिव है, तो x वैक्टर x1 x2 वाला हो गया। तो ये प्राइमल प्रॉब्लम है ना, इस तरह कुछ थ्योरम है। तो इसका डुअल क्या होता है, तो हमने भी क्या यूज़ किया है, ये आएगा मिनिमाइजिंग बी ट्रांसपोज वाई सब्जेक्ट टू, क्या होगा जी, ए ट्रांसपोज, ऐसा होगा ना, बी ट्रांसपोज वाई सब्जेक्ट टू ए ट्रांसपोज, यही कर रहा था ना, इस तरह से हम ट्रांसपोज ले रहे थे। सो ए ट्रांसपोज वाई मोर देन इक्वल टू सी, ऐसा कुछ देखिए, वेयर वाई यस सर। इज मोर देन इक्वल टू 0। तो ये एक थ्योरम है सिंपल, कि अगर ये प्राइमल होगा तो इसका डुअल आप क्या लिखेंगे, इस तरह से कुछ थ्योरम है। सो ये थ्योरम आपको लगाना, ज़्यादातर क्वेश्चन जो है थ्योरम बेस्ड आते हैं, थ्योरम का स्टेटमेंट पता है तो उससे डायरेक्टली आ जाएगा। ठीक है, तो पिछले वाले का हमें पता नहीं चल रहा था कौन सा रिजल्ट यूज़ होगा, इसलिए हमने स्किप कर दिया। ठीक है, अभी के लिए चलिए कल हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो कल 2022 का आई थिंक यही होगा, 2023 वाला जो पेपर हुआ होगा तो देखना पड़ेगा कौन सा है। तो 2023 का अगर जून में हुआ होगा तो वो वाला डिस्कस करेंगे, देखना पड़ेगा ना 23 में। ये 2022 का अभी जो हमने डिस्कस किया है ये 2022 है ना, नवंबर का पेपर था। ठीक है जी, चलिए तो आज ही स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट बैच का टाइम है। थैंक यू, कल मिलते हैं फिर।